हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 5 हिस्ट्री, ठीक है, जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 में जो है चैप्टर 5 तक हो चुका है, बस और 2 चैप्टर है, ठीक है। और जोग्राफी जो है क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। और सिविक्स क्लास 6 का हुआ है, अभी हम लोग सिविक्स स्टार्टिंग किए हैं। तो डियर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आप यहाँ पे जो है आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना, तो वो प्रैक्टिस जो है आप लोग सचिन एकेडमी पे जो है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा है। तो एक बार अगर आप यहाँ पे देखने के बाद अगर आप उसको देखिएगा, एमसीक्यू कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसका जो है फोर्थ टॉपिक है। तो अगर आप आगे का 3 टॉपिक नहीं देखे ना डियर, तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं गोंड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गोंड क्या है? गोंड लोग जो है हम लोग इससे पहले ये डिस्कस किए थे कि बहुत सारी जनजाति जो थी ऐसे और ऐसे सामूहिक लोगों की सामूहिक ग्रुप थी, जिसमें किसको ऐसे जनजातियों को क्या किया गया था कि बाद में जो है जाति का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारी जनजाति ऐसे थी जो कि राजपूत में आके राजपूत बन गए थे, ठीक है, जो कि ब्राह्मण के द्वारा राजपूत बना दिया गया था। और बहुत सारी जनजाति ऐसी थी जो कि छोटे मोटे जाति बन के रह गए थे, ठीक है। तो इसी में से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक गोंड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में, ये एक गोंडवाना नामक प्रदेश है, मतलब कि वन प्रदेश है, ठीक है। यहाँ ये लोग रहते हैं और ये जो है स्थानांतरित कृषि करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्थानांतरित कृषि पढ़े थे। इसमें क्या होता है ना कि मान लो कोई एक जगह है, वहाँ पे पेड़ पौधा है, तो उसको काट लिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है और फिर उसी राख में जो है आपका खेती की जाती है। और फिर अगर उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग दूसरी ज़मीन को साफ़ करते हैं और उसका मतलब कि पेड़ पौधा जो भी रहता है उसको उखाड़ते हैं और फिर उसको जलाते हैं। फिर से उसी खाद में फिर से हम उसी मतलब कि जो राख होता है उसमें फिर से हम लोग पौधे उगाते हैं। तो इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, यानी जगह जो रहता है बदल बदल दिया जाता है। जैसे कि आज हम लोग 2 साल से एक ज़मीन पे कृषि कर रहे हैं, अगर ये ज़मीन की जो उर्वरता होती है अगर वो ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग दूसरी ज़मीन पे चले जाते हैं। इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। तो ये जो गोंड लोग थे वो कैसे कृषि करते थे? स्थानांतरित कृषि करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में, तो ये जो है एक तरह का जनजाति थी जो कि बहुत ही विशाल थी, यानी बहुत ही बड़ी जनजाति थी और जो कि अलग अलग छोटे छोटे जो है कुलों में बटी हुई थी। जैसे कि हम लोग पता है ना कि जो भी जाति होती है वो फिर से जो रहती है कुलों में बांटा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक कुल का जो है अपना एक राजा रहता था और उसका राय होता था, ठीक है। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी तो उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। तो यहाँ पे क्या है कि जब दिल्ली का सुल्तान का जो ताकत घट रहा था ना, तो ऐसे बहुत बड़े गोंड राज्य थे जो कि छोटे छोटे गोंड राज्य पे हावी हो रहे थे, क्योंकि गोंड राज्य में भी जो है आपका बहुत छोटे छोटे जो है आपका कुल में बटी हुई थी। तो इस तरीके से जो बड़े कुल वाले लोग थे वो छोटे कुल वालों पे हावी हो रहे थे। तो अकबर के शासनकाल के लिए कि इस एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। तो देखिए अकबरनामा में किसका जिक्र किया गया है कि ये जो गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में, ठीक है, ये गढ़ कटंगा, ठीक है, ये गोंड राज्य का नाम है गढ़ कटंगा। इसमें 70,000 गाँव थे। तो देख सकते हैं कितने गाँव थे, ठीक है। और इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, मतलब सेंटर थी। जैसे कि अगर अगर हम लोग बात करें कैसे उसमें दिल्ली के समय दिल्ली जो था सेंटर था मुगल के समय में, है ना। तो इसी तरीके से किसी इसका जो आपका केंद्रीकृत थी, मतलब कि एक ही केंद्र था कि प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थी। राज्य जो था वो गढ़ में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। देखिए हर गढ़ यानी किसी, मतलब क्या बोल रहा है कि एक राज्य जो है ना वो गढ़ों में विभाजित था और जितने भी गढ़ थे ना वो किसी खास गोंड कल के नियंत्रण, यानी उसको
कौन नियंत्रण कर रहा था, तो गोंड लोग जो है नियंत्रण कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये पुनः जो है, इसका कहने का मतलब जो है प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, ठीक है, और राज्य जो था वो अब गढ़ों में विभाजित हो रहा था, और हर एक गढ़ में एक गोंड था जो कि उसको नियंत्रण कर रहा था, सिंपल वर्ड में। तो ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84, देखिए ये जो है 84 गाँव में, 84 गांव में विभाजित था, और इसको हम लोग क्या कहा जा रहा था, तो 84 कहा जा रहा था। 84 का उप विभाजन बड़होतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर कर बनते थे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि 84 का उप विभाजन, अगर 84 को अगर हम लोग फिर से उसको विभाजित करें, ठीक है, यानी फिर से डिवाइड करें, तो वो बड़होतों में विभाजित होता है, तो उसको हम लोग बड़होतों कहते थे। इसका मतलब 12-12 गाँव होता है। तो बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था, ठीक है। यानी जो बड़े राज्य का उदय हो रहा था, तो ये जो है गोंड समाज को जो है उसको बदल दिया था। इसमें क्या था कि उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो रहा था। मतलब इससे पहले वो लोग बराबर थे, लेकिन अब क्या हो रहे थे ना, अब बदल रहा था, तो यहाँ पे असमानता दिखाई देने को मिल रही, ठीक है। यानी असमान तरीके से समाज में वो विभाजित हो रहे थे। कुछ लोग बहुत ही बड़े होते जा रहे थे, कुछ लोग बहुत ही छोटे बहुत छोटे मतलब गरीब होते जा रहे थे, इस तरीके से। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। अब देखो, ब्राह्मण को तो भूमि मिलता था अनुदान में, तो इसी तरह ये गोंड राजा से क्या मिलता था, इन लोगों को भूमि बनता था, और ये ब्राह्मण लोग जो है बहुत ही प्रभावशाली बन गए थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत थी। अब देखिए, गोंड जो सरदार थे उसको किसके रूप में मतलब कि राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत थी, और इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, संग्राम शाह। तो ये आपका क्या है, सॉरी, गोंड राजा अमन दास जो है संग्राम शाह याद रखिए, इसका उपाधि धारण की, क्योंकि इसको क्या बनना था, राजपूत बनना था। और उसका पुत्र जो है दलपत याद रखिए, दलपत ने महोबा के चंदल राजपूत, देखिए ये चंदल राजपूत महोबा के सालबाहन की पुत्री, देखिए सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। मतलब ये था गोंड, लेकिन इसको बनना था राजपूत, तो ये क्या था, अपना नाम बदल लिया, संग्राम साबन की उपाधि प्राप्त कर ली, ठीक है ना। ये गोंड राजा था, और इसका बेटा क्या था, इसका बेटा था आपका महोबा के इसका बेटा था आपका पुत्र दलपत, देखिए इसका पुत्र था दलपत, और ये महोबा के चंदेल राजपूत, ठीक है, या चंदेल के राजपूत, जिसका नाम क्या था, सालबाहन, इसकी पुत्री थी आपको दुर्गावती, इससे शादी कर लिया, यानी एक राजपूत की बेटी से शादी कर लिया। लेकिन दलपत की मृत्यु जो है ना बहुत ही जल्दी हो गया था, और उसकी बीवी जो दुर्गावती थी ना वो बहुत ही योग्य थी, तो वो 5 साल के पुत्र को लेकर वीर नारायण जिसका नाम था, ठीक है, वो शासन को चलाने लगी, यानी वो शासन करने लगी। लेकिन क्या हुआ था कि 1565 में, देखिए 1500, तो देखिए 1565 में क्या हुआ था, आसिफ खान के नेतृत्व में यानी आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना जो था ना वो आक्रमण कर दिया था गढ़कटंगा में, और रानी दुर्गावती जो थी उससे जमकर उसका सामना की, लेकिन क्या हुआ, वो हार गई, और उसकी मतलब कि उसके सामने जो है मतलब करने की बजाय, हार मारने की बजाय वो क्या की, उसका पुत्र भी यानी वो भी मर चुकी है। अपने आप को समर्पण करना पड़ता है ना, अगर कोई रानी हार जाती है तो फिर उसके आगे जो है अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, तो उसकी उससे ज़्यादा वो किसको बेहतर समझी, मर जाना को, तो इस तरीके से वो मर गई, और उसका पुत्र था ना वो भी फिर लड़ता लड़ता मारा गया, ठीक है। तो गढ़कटंगा जो था एक समृद्ध राज्य था, और उसने हाथियों को पकड़ने, और देखिए उसका काम क्या था, वो हाथी को पकड़ता था और दूसरे राज्य में उसको ले जाके बेचता था, तो इससे उसको ना बहुत ही वो धन कमाया था। तो जब मुगल जो था गोंडों को हराया था ना, तो उन लोगों को जो है लूट में बहुत ही बेशकीमती
सिक्का मिला था और बहुत ही और हाथी बहुतायत में हथियार लिए, ठीक है। तो उन्होंने राज्य का बहुत बड़ा एक भाग जो है अपने कब्जे में ले लिया और बाकी जो था वो वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया, ठीक है। वीर नारायण के चाचा जो थे उसकी चंदर शाह। अच्छा, ये वीर नारायण कौन है? तो वीर नारायण जो था वो उसका मतलब कि बेटा था ना वीर नारायण, हाँ। देखिए, वो रानी दुर्गावती उसका बेटा था वीर नारायण, और वीर नारायण का चाचा, वीर नारायण का चाचा मतलब पता है कौन है? ये आपका सालवन का आपका बेटा हो गया, ठीक है। तो उसको दे दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदलों मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ दिन तक तो चला था, लेकिन बाद में जो था ना वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इसलिए वो क्या हुआ कि कमज़ोर हो गया, और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदलों और मराठों के खिलाफ जो है मतलब इसके साथ सामने जो है वो हार मान गया था। किसके सामने? तो बुंदेल और मराठों के सामने, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग गोंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अहोम के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सीटेट के साथ साथ अगर आप बीपीएससी और बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।